वन और वन का जो कॉम्बिनेशन है इसकी सेंस होती है जनरल। 16th कॉम्बिनेशन इस वक्त हम कर रहे हैं, जो हमारा लेक्चर चल रहा है कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का। जैसे कि सेंटेंस देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। रिकॉर्डिंग कर दी है बेटे स्टार्ट मैंने। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। अब इसके अंदर वो एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा, ये देखें। या तो वो वंस के ऊपर से अपॉस्ट्रोफी हटा देगा, जो कि गलत है। वन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी चाहिए। अपॉस्ट्रोफी क्यों चाहिए? पोजेशन की सेंस देने के लिए। हाँ जी, इसका यह मतलब नहीं है कि अपॉस्ट्रोफी के बगैर वंस होता ही नहीं है। वंस होता है, लेकिन वो प्लूरल सेंस में आता है। वन की जमा वंस है, प्लूरल। अच्छा, या आपको गलती क्या देगा? वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, या हर एल्डर्स, या देयर एल्डर्स। ये गलत है। तो जब आपका सब्जेक्ट वन है तो इसके साथ जो आप कॉम्बिनेशन बनाओ तो वो भी वन का ही बनाओ, और इसके अंदर जनरल सेंस है। अच्छा, अब अगला जो 17th कॉम्बिनेशन है वो है वन और अनदर का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आप हाईलाइट कीजिए वन को और अनदर को, और इसके अंदर सेंस ऑफ चॉइस होती है। आई लाइक वन पॉलिटिशियन बट यू सपोर्ट अनदर। अब एग्जामिनर आपको गलतियां यहां पर क्या देगा? अदर। आई लाइक वन पॉलिटिशियन बट यू सपोर्ट अदर। यह गलत है। या वो आपको गलतियां क्या देगा? आई लाइक वन पॉलिटिशियन बट यू सपोर्ट अनदर वन। ये भी गलत है। तो वन के साथ अनदर का हमने कॉम्बिनेशन बनाना है, और इसके अंदर सेंस है चॉइस की। यहां बट जो है वो सेंस ऑफ कंट्रास्ट भी दे रहा है, लेकिन वन और अनदर का जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जनरल सेंस जो है वो चॉइस की होती है। अब आप इन दोनों को ना एक साथ याद करो। वन के साथ वन का कॉम्बिनेशन और वन के साथ अनदर का कॉम्बिनेशन। अच्छा, आगे ये जो 18th और 19th कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन नहीं है। ये वैसे ही मैंने यहां पर आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ये लिख दिए हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा इस वक्त इसमें कहीं ना कहीं वन आ रहा है, तो लिहाजा ये चार जो हैं ये टिप्स मैंने इकट्ठे कर दिए हैं यहां पे। अब एक ये जहन के अंदर रखिए कि ईच अदर जो है वो दो के लिए इस्तेमाल होता है। अली एंड जावेद लाइक ईच अदर। एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा यहां पे? अली एंड जावेद लाइक वन अनदर। ये गलत है। जब दो के बारे में बात करो तो आप ईच अदर लगाओ, और यहां पर लिखा हुआ है मोर देन टू, MT2। मोर देन टू के बारे में बात करो तो फिर आप वन अनदर लगाओ। अब इस वन अनदर में
और ये जो ऊपर कॉम्बिनेशन वाला वन और अनदर है, इसमें फर्क है। ये जो 17th पॉइंट है ये कॉम्बिनेशन है, और ये जो 19 में वन अनदर आ रहा है ये इकट्ठा है, और ये प्रोनाउन है यहां पे। तो एग्जामिनर अब यहां आपको गलती क्या देगा, जैसे लिखा हुआ है दीज थ्री बॉयज आर डिसीविंग वन अनदर, यहां पर वो गलती क्या देगा, या तो वो कहेगा कि दीज थ्री बॉयज आर डिसीविंग ईच अदर, ये गलत हो गया, क्योंकि जब पहले थ्री बॉयज कह दिया गया है तो फिर ईच अदर उसके साथ गलत है। या फिर गलती देगा दीज टू बॉयज आर प्लेइंग विद वन अनदर। ये देखो, जब यहां पर टू बॉयज आ गया तो फिर आगे जो वन अनदर है उसका यूज गलत है। तो ये 18th और 19th पॉइंट को याद रखिएगा कि ईच अदर जो है वो टू के लिए आता है, और वन अनदर जो है वो मोर देन टू के लिए आता है। उसके बाद आप 20 और 21 को एक साथ याद कीजिएगा। कंसिडर के बाद हम एज नहीं लगाते, और रिगार्ड के बाद हम एज लगाते हैं। आई कंसिडर यू माई सन और आई रिगार्ड यू एज माई सन, इन दोनों की सेंसेस में क्या डिफरेंस है? कि कंसिडर के अंदर रियल सेंस है, और रिगार्ड के साथ जब आप एज का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो इसमें नियर टू रियल सेंस है। या इसको मैं कहूं कि इसमें मोर क्लोजनेस है, रियल को हटा के बल्कि, और इसमें मैं कहूं कि इसमें लेस क्लोजनेस है। आई कंसिडर यू माई सन, मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूं, मोर क्लोजनेस है इस सेंटेंस में। और आई रिगार्ड यू एज माई सन, मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा समझता हूं, तो इसमें लेस क्लोजनेस है। सेंस का फर्क है, ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट इसकी सेम होती है। उस रिगार्ड का मतलब नहीं जिस रिगार्ड का मतलब इज्जत करना होता है, वो वाला रिगार्ड नहीं है। इसमें एग्जामिनर जो है वो गलती क्या देगा कि आई कंसिडर यू एज माई सन कहेगा, जो कि गलत है। और इसमें गलती क्या देगा, आई रिगार्ड यू, आई रिगार्ड यू माई सन कहेगा, जो कि गलत है। तो कंसिडर के साथ एज नहीं लगाते होते जनरली, और रिगार्ड के साथ एज लगाते हैं। अब एज इफ के बाद एज इफ से रिलेटेड आप लोगों के सामने इस वक्त मैं कोई 3-4 किस्म के रूल्स बताऊंगा। एक, दो, तीन, चार, पांच।
अच्छा जी, एज इफ या एज दो के साथ हम जनरली वर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे माई ग्रैंडफादर इज वीपिंग एज इफ ही वर अ चाइल्ड। और याद करो, ये सब्जंक्टिव की सेंस मैंने आप लोगों को जब मैंने कंडीशनल करवाए थे तो तब भी आप लोगों को मैंने बताई थी। याद है सेकंड कंडीशनल आप लोगों को? शाबाश, माहा ने फौरन कहा अनरियल सिचुएशन। यही मैं गुजारिश कर रहा था, या अनफुलफिल्ड डिजायर। वेरी गुड। और इसकी मिसाल ले लो कि योर सर्वेंट behaves as if he were the master of the house। देखो, as if के साथ वर का कॉम्बिनेशन। तो जब as if के साथ वर का कॉम्बिनेशन आपको नजर आए तो फौरन समझ लिया करो कि यह सब्जंक्टिव है। as if या as दो के साथ अगर आपको वर का कॉम्बिनेशन नजर आए, एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा इसमें? माई ग्रैंडफादर इज वीपिंग एज इफ ही इज अ चाइल्ड। ही इज गलत है। अच्छा, या वो गलती क्या देगा? एज इफ ही वॉज अ चाइल्ड। अब मेरी बात सुन लो, वॉज भी यहां ठीक है लेकिन वो इनफॉर्मल है। और एज इफ के बाद वॉज आपको अखबारों में, शॉर्ट स्टोरीज में, नॉवेल्स में लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोग जनरली फॉर्मल इंग्लिश को बॉदर नहीं करते। लेकिन ये मैं बार बार कहता हूं कि हम जो सीएसएस वाले हैं, हमने स्ट्रिक्टली फॉर्मल इंग्लिश को देखना होता है। और क्यों ये मैं इस चीज के ऊपर जोर देता हूं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस ईयर ये सीएसएस में क्वेश्चन आया था। आई विल कंप्लीट माई टास्क, ये सेंटेंस आया था, इस किस्म का फिक्र आया था। अब अपेरेंटली देखें तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आती, क्योंकि आई और ही और सबके साथ ही आजकल हम बड़ी बेखौफी के साथ विल बोलते ही हैं। लेकिन रूल ये है कि आई और वी के साथ शैल आता है फॉर्मली, और बाकी आई और वी के अलावा सबके साथ विल आता है। तो सिर्फ वहां पर शैल, विल का शैल बनाना था। और इस जैसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग कितने कंसर्न्ड होते हैं कि हमने जो इंग्लिश लिखनी है तो वो फॉर्मल लिखनी है। अब ये वो मेन कॉम्बिनेशन है जो आपने याद रखना है। ये एज इफ या एज दो की जगह पर एज इफ या एज दो के बाद वर का इस्तेमाल। अब एज इफ के बाद जेरेंड्स भी आते हैं। ये वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। एज इफ के बाद इंफिनिटिव्स भी आते हैं। एज इफ के बाद इज एम आर भी आते हैं। एज इफ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव भी आता है। और एज इफ के बाद शैल हैव टू, विल हैव टू भी आता है। अब इसके ऊपर जरा तसल्ली से मैं बात कर लूं
अब फिर समझ लीजिए कि ये जो हम रूल नंबर 22 इस वक्त कर रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको गलतियां देगा वो। अब रूल नंबर 23 से लेके और 27 तक, ये सिर्फ मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि एज इफ के बाद लाजमी नहीं है कि 100% वर आए। इसके बाद जेरंड भी आता है। मिसाल के तौर पे इसका मैं सादा फिक्रा लिखूं पहले। Then suddenly, as if remembering something, he called out. He eats a lot. As if he often dines out. As if eating is the purpose of his life. नहीं, ये गलत है। He often dines out as if eating were the purpose of his life. ये देखो जी, तो एज इफ के बाद जेरंड का इस्तेमाल भी होता है। मिसाल के तौर पर he bowed his head down as if recalling his past. हाँ, अगर इसको छोड़ो, आप ये देखो कि अगर ऊपर ही सिंगुलर है तो फिर वर क्यों? तो यही तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एज इफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आए तब भी वर इस्तेमाल होता है सबजंक्टिव मूड देने के लिए, सबजंक्टिव टच देने के लिए।
अच्छा जी, he looked at me as if apologizing. ये देखो जी, तो then suddenly, अब थर्ड सेंटेंस देखें, then suddenly as if remembering something he called out. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, he has never been known to put on a barber's white jacket or to work without a hat of some sort, as if putting on these various hats somewhat express the quality of his soul. ठीक, तो ये जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं असल में ये टेक्स्ट के सेंटेंसेस हैं, ये जो एम कैट वाले स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स होती हैं उसमें से हैं ये। तो जैरन का यूज आप ये ऊपर वाले दो सेंटेंसेस में देखो। उसके बाद एज इफ के बाद इन्फिनेटिव भी आता है। मिसाल के तौर पे he came near to his father as if to make a request। वो अपने बाप के करीब आया जैसे कि वो कोई रिक्वेस्ट करना चाहता था। The young man frowned as if to suggest, नौजवान ने तेवरी चढ़ाई जैसे कि ये सजेस्ट हो रहा था कि वो सो मच, वो कहना चाह रहा है कि वो इतने ज्यादा पैसे। और ये दूसरी लाइन भी इनके टेक्स्ट में से है, आप ये ऊपर वाला सेंटेंस देखो। अब आप इनको कंपेयर करो। ही बाउड हिज हेड डाउन एज इफ रिकॉलिंग हिज पास्ट, और उसके बाद ही केम नियर टू हिज फादर एज इफ टू मेक अ रिक्वेस्ट। आप इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करो जरा। एक इसको और एक इसको। अब मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ कि एज इफ के बाद अगर जेरन यूज किया हुआ है तो उसकी क्या सेंस है, और एज इफ के बाद अगर इंफिनिटिव यूज हुआ है तो उसकी क्या सेंस है। लो, ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं यही सारा ने मुझसे पूछा हुआ है। ये आप बताओ।
एज इफ के बाद अगर वर आ गया, वाह जी वाह, माहा करीब करीब पहुंची है। जैन नकवी ने भी बहुत तगड़ी सेंस बताई है। आतिफ ने भी। चलें जी, अब आप लोग पहुंच गए हो इस तक। एज इफ के बाद जेरंड का यूज तब होता है जब कोई एक्टिविटी शो करनी हो, और एज इफ के बाद इंफिनिटिव का यूज तब होता है जब कोई पर्पस शो करना हो। ये अब आतिफ का और जैन नकवी का और इन दोनों लड़कों का जो कॉन्सेप्ट है उसी को मैं इकट्ठा कर देता हूं अब। ही बाउड हिज हेड डाउन, उसने अपना सर यूं झुकाया, एज इफ, जैसा कि रिकॉलिंग हिज पास्ट, अपने माजी को याद कर रहा हो। एक्टिविटी है। और ही केम नियर टू हिज फादर एज इफ टू मेक अ रिक्वेस्ट, तो अपने बाप के करीब गया जैसे कि कोई रिक्वेस्ट करना चाहता हो। इसमें पर्पस है। तो वैसे भी ये जेरंड और इन्फिनिटिव की सेंसेस में यही फर्क होता है कि जेरंड में सेंस ऑफ एक्टिविटी होती है और इन्फिनिटिव में जनरली सेंस ऑफ पर्पस होता है। बात को समझे? अब एज इफ के बाद इन्फिनिटिव का एक और सेंटेंस बनवा दो। क्योंकि जेरंड के साथ तो दो सेंटेंसेस हैं हमारे। इन्फिनिटिव के साथ बनवा दो। शी मेड टी फॉर माई पेरेंट्स एज इफ टू इम्प्रेस देम। क्या बात है जी। पर्पस। रबिया, वेरी गुड। कोई और बच्चा? इसको यूं हम कर लेते हैं आतिफ कि ही वेंट टू हिज बॉस एज इफ टू मेंशन द वीकनेस ऑफ द प्लान। और महा ने बनाया है शी केम टू मी एज इफ
to plan a fight. चलें जी, तो हुजूर जो टेंशन थी वो इसी के अंदर थी। अब हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, आगे बहुत आसान है। अब फिर समझो, एज इफ और एज दो के बाद वर आता है और ये आना है आपको एग्जाम में। अब एज इफ के साथ जो डिफरेंट यूजेस हैं, अब हम उसको कर रहे हैं कि एज इफ के बाद जेरेंड्स भी आते हैं, जिसकी ये दो मिसालें आपके सामने हैं। और एज इफ के बाद अगर जेरेड आए तो सेंस ऑफ एक्टिविटी होगी। और एज इफ के बाद इंफिनिटिव्स भी आते हैं, जिसकी चार मिसालें आपके सामने हैं। और एज इफ के बाद अगर इंफिनिटिव आता है तो उसमें सेंस ऑफ पर्पस होगा। अच्छा, अब एज इफ के बाद हम सिंपल इज एम आर का इस्तेमाल भी करते हैं। मिसाल के तौर पे, ऑन द डेथ ऑफ हर ओनली सन, कॉमा, द मदर was weeping as if she the mother is weeping as if she is mad। ये देखो, अब इस सिचुएशन को आप देखो, और एज इफ के बाद अगर इज एम आर आ रहे हो तो उसमें नियर टू रियल सिचुएशन होती है। अब इस फिक्रे का जो बैकग्राउंड है आप उसको देखो। ऑन द डेथ ऑफ अर ओनली सन, अकलौते बेटे की मौत पे, द मदर इज वीपिंग, मां ऐसे रो रही है, एज इफ शी इज मैड। तो देखो, एज इफ के बाद हमने इज भी लगाया है, लेकिन ये सब्जंक्टिव नहीं है। अब ये नियर टू रियल सिचुएशन है। बात समझ लग रही है? इस दूसरे फिक्रे को छोड़ें आप, ये वैम कैटियंस की टेक्स्ट का सेंटेंस है। ऑन द डेथ ऑफ हर ओनली सन, द मदर इज वीपिंग एज इफ शी इज मैड। ये देखो जी, बेटे इसकी समझ आई है इज की? हाँ, मां बड़े अच्छे फिक्रे बनाती है भाई। आफ्टर वॉचिंग हिज शॉप बर्न्ड, द ओनर वॉज शॉक्ड एट इट एज इफ ही इज डेड। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आपको सिचुएशन घड़नी पड़ेगी। तो एक बात हम लोगों को यह समझ आई, वो बात क्या समझ आई कि लाजमी नहीं है कि एज इफ के बाद हमेशा ही वर आए। जीते रहो बेटे महा। तो लाजमी नहीं कि हमेशा वर ही आए। अब एज इफ के बाद वर हमने याद क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि बेटे ये सब्जंक्टिव का यूज है और ये एग्जाम्स में आया होता है, और बच्चे यहां से खाते हैं धोखा। ही के साथ वर तो वो सोचते ही नहीं कि ही के साथ वर आएगा। ठीक है ना? यानी एग्जामिनर देखो कैसे धोखा देगा। ये देखो, माई ग्रैंड फादर इज वीपिंग एज इफ ही इज अ चाइल्ड। तो ये सेंटेंस गलत हो गया ना भाई। ही इज अ चाइल्ड का मतलब है कि वो है ही बच्चा। ठीक है, अब यहां पर हम वर लगाएंगे तो अनरियल सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना, कि द ग्रैंड फादर इज नॉट अ चाइल्ड बट ही इज वीपिंग लाइक दिस। फिर यहां पर टेंस का फर्क देखो, इज वीपिंग से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और आगे लगा हुआ है वर।
तो प्रेजेंट टेंस के देखो, एज इफ से पहले प्रेजेंट टेंस और एज इफ के बाद वर, तो ये हमें बता रहा है कि ये सब्जंक्टिव है। और सब्जंक्टिव की क्वालिटी ही ये होती है कि प्रेजेंट टेंसेस में वो पास्ट फॉर्म यूज करवाता है हमसे। अब एग्जामिनर आपको गलती क्या देगा? माई सर्वेंट बिहेव्स एज इफ ही इज द मास्टर ऑफ द हाउस। अब ही इज नॉट द मास्टर ऑफ द हाउस, ही इज द मास्टर ऑफ द हाउस, तो रियल सिचुएशन हो गई ना। तो हम यहां पर अब देखो, एज इफ से पहले बिहेव्स है, और बिहेव्स जो है वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन एज इफ के बाद वर है। तो एज इफ और एज दो के बाद जो हमने वर का इस्तेमाल हमने जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एज इफ के बाद वर का इस्तेमाल नहीं होता। और फिर आगे हमने डिस्कस किया कि एज इफ के बाद जेरेंड्स का यूज होता है। कब जेरेंड्स का यूज होता है? जब हमने एक्टिविटी शो करनी हो। एज इफ के बाद इंफिनिटिव्स का भी यूज होता है। कब यूज होता है? कि जब हमने पर्पस शो करना हो। एज इफ के बाद इज एम आर का इस्तेमाल भी होता है कि जब हमने नियर टू रियल सिचुएशंस यूज करनी हो, नियर टू रियल सिचुएशंस एक्सप्रेस करनी हो। To assume or create an unreal situation, we use were. Saira, to create or assume unreal situation. Unreal situation या unfulfilled desire. हाँ जी, वो एक दफा टू लगा दिया, वो भी ठीक है वहां, वो भी सही है। टू अज्यूम और टू क्रिएट भी ठीक है, लेकिन ये जो सायरा ने टू अज्यूम एंड क्रिएट लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। ये एक टू का असर दोनों के ऊपर हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अब ये देखो, एज इफ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव्स भी आते हैं। दे दे आर द चिल्ड्रन हुज आईज स्टेयर एज इफ ब्लाइंड, कि ये वो बच्चे थे जिनकी आंखें यूं घूर रही थी जैसे कि अंधी हों। तो एज इफ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव्स भी आते हैं। अब ब्लाइंड जो है ये एडजेक्टिव है, ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड पर्सन। नहीं बेटे, सेकंड कंडीशनल में अकेला इफ आता होता है, एज इफ नहीं। कंडीशनल जितने भी हैं उनमें अकेला इफ आता है। He was looking at me as if sad. He fell on the bed as if tired. अब देखो, एज इफ के बाद अगर एडजेक्टिव्स आए तो उसमें सेंस होती है स्टेट्स की, हालत की। ही वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे उदास हो। ही मेक्स अ सॉरी फेस एज इफ अशेम्ड। शाबाश, वाह, वेरी गुड, ये भी मैं लिख लेता हूं। ही मेड अ
सॉरी फेस, एज इफ, ashamed, ये लो जी। और एज इफ के बाद हैज टू, हैव टू, हैड टू, shall have to और will have to भी आते हैं। निम्रा कह रही हैं she was telling a lie as if I did not know the truth होना चाहिए ना बेटे। डू नॉट कहोगे तो वो तो रियल सिचुएशन हो जाएगी ना। अच्छा जी, और एज इफ के बाद जो आखिरी यूज है, अब वो देखो हैज टू, हैव टू। अब पहले हैज टू हैव टू को समझ लो। हैज टू और हैव टू ये कब इस्तेमाल होते हैं? प्रेजेंट में। अच्छा, उसके बाद हैड टू ये कब यूज होता है? पास्ट में। और विल हैव टू और शैल हैव टू ये कब यूज होता है? फ्यूचर में। अच्छा, और एक बात याद रखना, पहले अभी एज इफ को तो छोड़ो, अभी हम इनकी बात कर लेते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू की। और ये कब यूज होते हैं? एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन बताने के लिए, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन की सेंस देने के लिए। मिसाल के तौर पे आई हैव टू गेट अप अर्ली, इसका मतलब है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आई हैड टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा। आई हैड टू, सॉरी, आई शैल हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले तो आप हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू की सेंस समझो। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। यहां तक बात समझ आई है कि किसी बैरूनी मजबूरी की वजह से अगर आप कोई काम कर रहे हो, करते हो या करोगे, तो उसके लिए ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू इस्तेमाल होते हैं। और ये कहलाते हैं इंग्लिश में सेमी मोडल्स। इनको कहा जाता है सेमी मोडल्स। अच्छा जी, अब अगर इसको, अब हम इसको लेके आते हैं एज इफ के साथ। ही सीम्स एज इफ he has to work beyond his capacity. It suggests
as if Pakistan will have to, it suggests as if India will have to make peace with Pakistan. She behaves as if she has to, या अब had का बनाते हैं, she behaved as if she had to obey the orders. ये लें जी. He seems as if he has to work beyond his capacity. ऐसा लगता है कि उसे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ता है. Has to. It suggests as if India, ये चीज सजेस्ट करती है कि इंडिया विल हैव टू मेक पीस विद पाकिस्तान. विल हैव टू. Maha, it looks as if the destruction were changing into stability. दोबारा बनाओ फिक्रा. आतिफ ने ठीक बनाया है. अच्छा आतिफ आप भी करो, आप भी यूं करो. He was worried as if he had to do illegal work. आतिफ ने बहुत अच्छा फिक्रा बनाया. महा आप दोबारा बनाओ. आतिफ का फिक्रा लिख लेता हूं मैं. He was worried as if he had to do illegal work. ये लो जी. Had to. It looks as if the destruction will have to convert into stability. बिल्कुल ठीक है. नहीं ठीक है. सिर्फ इनका into बना दो. अब बहुत अच्छा फिक्रा लिखा है. चले जी. तो हुजूर ये आज का तकलीफ दे काम था, लेकिन ये आपको बताना लाजमी था. ठीक है. अब एग्जाम, फिर मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए आपने फुल फोकस करना है इस पे कि एज इफ के बाद हम वर लगाते हैं. हाँ फजल आप करो. ही वॉज अशेम्ड एज इफ ही हैड टू कमिट अ क्राइम. हैड टू भी लिखो ना फजल, और साथ में करो ही वॉज अशेम्ड. असल में आप लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस पे ना बड़े पक्के हुए हो, तो इसीलिए ही अशेम्ड और ही वरिड लिख रहे हो. यहां पर अशेम्ड और वरिड वर्ब नहीं है बेटे, यहां पर एडजेक्टिव्स हैं ये. तो जैसे आप कहते हो ना ही वॉज हैप्पी, ही वॉज सैड, वैसे ही वॉज वरिड और ही वॉज अशेम्ड. अब हम कर लेते हैं इसे समराइज कि एज इफ और एज दो के साथ वर्क का जो यूज है वो हम करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एज इफ के बाद जेरंड यूज करेंगे एक्टिविटी शो करने के लिए. एज इफ के बाद इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल करेंगे हम पर्पस शो करने के लिए. एज इफ के बाद हम इज एमआर का इस्तेमाल करेंगे नियर टू रियल सिचुएशन शो करने के लिए. एज इफ के बाद एडजेक्टिव्स हम यूज करेंगे
हम स्टेट्स को शो करने के लिए, और एज इफ के बाद ये सेमी मोडेल्स जो है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। ठीक है, बस थोड़े रह गए हैं अब जी, हम करेंगे कल। अब निकालो आप लोग वोकैबुलरी। चलें, अच्छा जी, आज हमने बात करनी है 71 एलूजन। एलूजन का मतलब होता है हवाला। एलूजन को याद करने का तरीका यह है कि आप इसका, इसके साथ इसका जो होमोफोन है वो भी याद करो, और वो है इल्यूजन। इन दोनों को अगर आप इकट्ठा यूज करो, इकट्ठा याद करो तो फायदा है। होमोफोन का मतलब बताओ। बताओ। तो जैन ने बताया हैविंग सेम साउंड, असद ने भी बताया हैविंग सेम साउंड। होमो का मतलब भी सेम होता है ना बेटे, और फोन का मतलब आवाज। तो आप अगर इल्यूजन इल्यूजन को इकट्ठा याद करते हो तो फायदा होगा। अच्छा, इल्यूजन, ये इल से शुरू हो रहा है देखो, और इसका मतलब है कि नजर का धोखा, यानी आपकी आंख बीमार हुई पड़ी है, इल से। ये देखो, इल्यूजन का मतलब होता है शराब, शराबे नजर, इल्यूजन। ठीक है, जैसे कि गर्मियों में हमारे मुल्तान की सड़कों के ऊपर पानी चलता हुआ नजर आता है, इल्यूजन है वो। जिस तरह चांद साकिन हो और बादल हरकत कर रहे हो तो लगता है कि चांद चल रहा है, ये इल्यूजन है। जिस तरह हम ट्रेन में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दरख्त पीछे जा रहे हैं, हम नहीं आगे जा रहे, ये इल्यूजन है। ठीक है, तो इल्यूजन का मतलब होता है नजर का धोखा, और एल्यूजन का मतलब होता है हवाला, रेफरेंस। Something that is said or written to refer or mention another person or subject in indirect way, allusion, हवाला। An implied or indirect reference, especially in literature, allusion, हवाला। Reference, mention, hint, suggestion, insinuation, quotation, citation, clue। तो अब ये दो लफ्जों को इकट्ठा याद करो। अच्छा जी, उसके बाद अगला अगला वर्ड है ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेट हम बोलते हैं तू मैं, मुंह मारी। सेंटेंस देखें, पाकिस्तान एंड इंडिया ऑल्टरकेट ओवर कश्मीर। आर्ग्यू, क्वारल, डिसएग्री, डिस्प्यूट, स्क्वाबल, टिफ, ब्रॉल, क्वेबल, रो। रो का मतलब भी झगड़ा होता है। अब ये देखो लफ्ज रो का,
रो का मतलब कतार भी होता है, लेकिन रो का मतलब झगड़ा भी होता है। आई हैड अ रो विद माई फ्रेंड, यानी आई हैड अ क्वारल विद माई फ्रेंड। अच्छा जी, उसके बाद ये दो लफ्ज हैं, ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव। अब इन दोनों का फर्क समझो। अव्वल तो जनरली हम ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव एक दूसरे का सिनोनिम समझते हैं, और बाज़ औक़ात ये सिनोनिम बन भी जाता है। ठीक है, अब इस बात को समझ लो। पहले ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव बाज़ औक़ात सिनोनिम के तौर पर लिए भी जाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इनके फर्क की। हम बात करेंगे इनके फर्क की। याद रखना कि ऑल्टरनेट क्योंकि एटीई पे खत्म हो रहा है, तो जनरली ये वर्ब के तौर पर समझा जाएगा, अगरचे ये एडजेक्टिव भी है। देखें, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट जो है एडजेक्टिव है, वर्ब है और नाउन भी है, लेकिन ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में फर्क यह है कि ऑल्टरनेट वर्ब है, यानी ऑल्टरनेट जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटेड, ऑल्टरनेटिंग और ऑल्टरनेटिंग। लेकिन ऑल्टरनेटिव जो आईवीई पे खत्म होता है, ऑल्टरनेटिव, वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। पहले तो ये दो फर्क पता चले ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में। बताओ। कि ऑल्टरनेटिव, हाँ जी, कि ऑल्टरनेट जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ऑल्टरनेट, लेकिन ऑल्टरनेटिव जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, अब ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में फर्क क्या है? ऑल्टरनेट हम कहते हैं एवरी सेकंड को, एवरी अदर को। फर्ज करो कि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है और उसने कहा है कि ये मंडे को खानी है, ट्यूसडे को नहीं खानी, फिर वेंसडे को खानी है, फिर थर्सडे थर्सडे को नहीं खानी। तो एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। ऑड या इवन, या तो ये 2 4 6 8 10 होता है, या ये 1 3 5 7 होता है। तुम 1 मिनट ठहरो ना, 1 मिनट ठहरो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अली, जावेद, फहीम, सलमान, माहा, सायरा, इनमें से मुझे ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव नेम्स बताओ। अली से शुरू करो जरा। हाँ, शाबाश। अब अली और फहीम और माहा, ये ये ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं यहां पे। और दूसरी तरफ जावेद, सलमान और सायरा, ये भी ऑल्टरनेटिव वर्ड है, यानी एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। ये डॉक्टर्स इस तरह की ना, जब डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं ना दवाइयां, और जब वो
किसी दवाई को छुड़वाने लगते हैं, खत्म करवाने लगते हैं, तो वो उसकी या तो डोज हल्की करते हैं या उसको ऑल्टरनेट डेज पे लेके चले जाते हैं। ये डॉक्टर्स बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं इस चीज को। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब दूसरा, ये तो हो गया ऑल्टरनेट। अच्छा, दूसरा इसका तलफ्फुज भी ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट। अब ऑल्टरनेटिव की जहां तक बात है, ऑल्टरनेटिव कहते हैं मुतबादिल को। कि एक शर्ट आपने इस्त्री की, उसके ऊपर चाय गिर गई, तो आप कहते हो अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव शर्ट अब मैं पहन लेता हूं। ये है ऑल्टरनेटिव। एक रास्ता जहां से आप जाते हो, तो वो अगर वहां पर खुदाई हुई हुई है, या वो ट्रैफिक जैम है, तो आप कहते हो कोई ऑल्टरनेटिव रूट देख लेते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव रोड देख लेते हैं, तो उसका मतलब होता है मुतबादिल। ये फर्क है दोनों में। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है ऑल्ट्रुइस्टिक। इसको भी कोई याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ट्रू मौजूद है, ऑल भी, ऑल ट्रू, यानी जिस तरह तमाम सच्चाई मौजूद हो किसी में। तो ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है साहिब ईसार, अनसेल्फिश, बेलौस, सिंसियर, इंसानियत परस्त, फिलंथ्रोपिस्ट। और इसका एंटोनिम हो गया सेल्फिश, ईगोइस्टिक, सेल्फ सीकर और मिसएंथ्रोपिस्ट। अच्छा, उसके बाद वर्ड है अमेलगमेट। और अमेलगम का मतलब है इंजमाम करना, तलगीम करना। ये तलगीम है या मुदगम से निकला होगा? ठीक है, तलगीम ही होगा जी ये। और इंजमाम जम करने से निकला होगा, और तलगीम मुदगम से निकला होगा। ठीक हो गया, इसके रूट्स ठीक हैं। अमेलगमेट तो कंबाइन करना, मर्ज करना, यूनाइट कर देना। मुझे अब तुम लोग बताओ, कल एक वर्ड पढ़ा था आपने, इस जैसा अमेलगमेट जैसा कौन सा वर्ड पढ़ा था आपने? अग्लोमिरेट। वकार, शाबाश। अब मुझे अग्लोमेरेट और अमेलगमेट, इसमें फर्क बताओ। माहा कह रही हैं अग्लोमेरेट का मतलब इकट्ठा करना है, और अमेलगमेट का मतलब मिक्स करना है। शाबाश, वेरी गुड। आरिफ भी कह रहे हैं अमेलगमेट मतलब मिक्सिंग।
हाँ, और अग्लोमिरेट गैदर करना, इकट्ठा कर देना, पाइल अप करना। ठीक है जी। अच्छा जी, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है, अच्छा दो शेड्स हैं हुजूर इसके, देखो, या तो हम कहेंगे स्किलफुल, एक्सपर्ट, वर्सटाइल, एड्रॉइट, डेफ्ट और स्मार्ट को, या फिर हम कहेंगे क्लेवर को, इंजीनियस को और श्रूड को, एम्बीडेक्स्ट्रस। और जो लफ्ज ओ यू एस पे खत्म होता है एडजेक्टिव होता है। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर अमेलगमेशन ही की जाती है, ठीक कह रही हो आप। हाँ जी आरिफ, इसकी एम्बीडेक्स्ट्रस की या तो उस बंदे को कहते हैं कि जो स्किलफुल एक्सपर्ट हो, या क्लेवर को भी कहते हैं। और इसका लफ्जी मतलब है दोनों हाथों से जो लिख सकता है ना, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हैविंग द एबिलिटी टू, हैविंग द एबिलिटी ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स। और ये आपने देखा होगा कि बाज औकात जो ऑलराउंडर होते हैं, वो जब बाउलिंग करते हैं तो उल्टे हाथ से करते हैं, बैटिंग करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं, वो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। हाँ जी सायरा, और जीनियस को भी कहते हैं। तो इसके ऊपर दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट है। उसके बाद है एम्ब्रोजियल। और एम्ब्रोजियल को भी याद करना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर ही एक अंबर की सेंस आ रही है, इत्र की, अंबर की। बल्कि इसके अंदर रोज की सेंस है, ये देखो जी। हाँ, फैसल ने फौरन बताया। अच्छा, और रोज से पहले अंब है। जेड़ा अंब हुंदा है, अंब मिठा हुंदा है, और जो रोज होता है वो खुशबूदार होता है। तो अंब और रोज का मिक्सचर है ये, इसलिए मोअत्तर भी लिखा हुआ है और रसीला भी लिखा हुआ है। इसलिए इसके जो सिनोनिम्स हैं वो स्वीट, फ्रेग्रेंट, डिलिशियस, एसेंस हैं। उसके बाद लफ्ज है एनाक्रोनिज्म। और एनाक्रोनिज्म का सबसे पहले आप लोग सेंटेंस पढ़ो। द sword is an anachronism in modern warfare with guns and missiles. आजकल की जो जंगें होती हैं वो गन्स और मिसाइल्स के साथ होती हैं, और उसमें अगर कोई तलवार पकड़ के निकल आए तो हम कहेंगे एक अनैक्रोनिज्म है। ये तस्वीर भी आपके सामने है, ये जो खातून बनी हुई है, इनका जो ड्रेस है, ये कोई 16 सेंचुरी या 18 सेंचुरी इंग्लैंड का ड्रेस है, और इन्होंने पकड़ा हुआ है टैबलेट। तो ये अनैक्रोनिज्म है। अब इसका मीनिंग देखो, समवन और समथिंग दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। तो ऐसा बंदा जो ओल्ड फैशन नजर आए और मौजूदा जमाने में मिसफिट हो, या एनीथिंग अकरिंग और एग्जिस्टिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर टाइम।
हाँ जी, ऐसा ही है। बेटे तारीख की गलती इसलिए लिखा है कि क्रोनोलॉजी इसके अंदर मौजूद है ना। अब देखो, मिस डेट, मिसप्लेसमेंट, मिसमैच्ड, इररेलेवेंट, आर्का आर्कजम, और इसके एंटोनिम है अपडेटेड और मॉडर्न और करंट और एग्जिस्टिंग। उसके बाद लफ्ज है एनाग्राम, और एनाग्राम की हम लोग तो छोटे होते पहेलियां एक दूसरे से पूछा करते थे कि वो कौन से मुल्क का नाम है जिसको उल्टा करें तो एक परिंदे का नाम बन जाता है, बताओ। वो कौन से मुल्क का नाम है जिसको उल्टा करें तो परिंदे का नाम बन जाता है? वो है रोम। और रोम को उल्टा करें तो वो बन जाता है मोर। और उर्दू में इसको हम कहते हैं सनते मकलूब। अच्छा। ये आंसर जो आपने लिखा है ये ना, वो अमेरिकन को बड़ा पसंद आएगा ये, क्योंकि रशियन से वही खार खाते हैं इतनी। लेकिन जो सुअर है वो परिंदा नहीं है कोई। मेरी पहेली थी कि कौन सा मुल्क है जिसको उल्टा करे तो वो परिंदे का नाम बनता है। अच्छा, अब देखो, अब एनाग्राम है क्या? अ वर्ड और फ्रेज मेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अनदर वर्ड और फ्रेज। मोर परिंदा है बेटे, बर्ड्स में आता है ये। वो बेचारा उड़ नहीं सकता ज्यादा तो, लेकिन फ्लाइट्स लेता है, कोशिश जरूर करता है वो। अब जैसे लिसन को साइलेंट बनाया जा सकता है। जैन कह रहे हैं कि उड़ सकता है ठीक ठाक। अच्छा, मेरा ख्याल था कि ये लॉन्ग एवोल्यूशंस पे, मतलब लंबी फ्लाइट नहीं ले सकता ये। एनाग्राम। अब एनाग्राम किसी फ्रेज को भी उलट पुलट किया जा सकता है, और किसी लफ्ज को भी उलट पुलट किया जा सकता है, लेकिन अल्फाज वही हों, वो सॉरी लेटर्स वही हों। हाँ, नहीं, हैन के जो रूस्टर्स वगैरह है उनके फेदर्स छोटे होते हैं ना बेटे, मोर के अच्छे बड़े होते हैं। ले जी, यहां तक 80 तक हुआ है, ये 20 जब मुकम्मल हो जाएंगे ना तो इस 100 का फिर टेस्ट हो जाएगा आपका। और उधर से वो भी कंप्लीट होने वाले हैं आपके कंजंक्शन कॉम्बिनेशंस, तो उनका भी टेस्ट आया खड़ा। और जो 14 शिफ्ट एनालिसिस है वो कब जमा करवाना है आपने?